हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले रेमको इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। और ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में है और इसके बारे में आज अच्छे से हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये शेयर कैसा है, कंपनी कैसी है, वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो वेबसाइट यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा है, वहाँ पर आपको कुछ थोड़ा तो आइडिया आता रहेगा या नहीं आ रहा है तो मैं बता दूँ। ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर है। ये देखो, इनके ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं। ये दुनिया ये धरती पे दिखा रहे हैं कि किस टाइप के इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं। और यहाँ पे आपको मेजॉरिटी चीज़ें ग्रीनरी दिखती रहेगी। तो ये ग्रीनरी को ज़्यादा ये एडवांटेज लेके चल रहे हैं कि हम ग्रीनरी रखते हैं। ठीक है। एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हैं, हेल्थ का ख्याल रखते हैं, इनका ये कहना है ये कंपनी का। तो ये इनका एक एडवांटेज बोल सकते हैं या यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है ना, यूएसपी होता है किसी बिजनेस का। तो ये इनका अलग कोई पॉइंट है, मतलब कुछ भी कोई अलग क्या चीज़ है तो ये कंपनी में ये अलग ये कर रहा है, ऐसा ये दिखा रहा है। और ऑलरेडी जो कंपनी के बारे में ऑलरेडी मैंने जितने भी बात की रहेगी उसमें से ये पहली कंपनी रहेगी जिसमें ये सारी चीज़ें आ रही है। ठीक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी बहुत सारी कंपनी होती रहेगी, लेकिन ये इस टाइप का यूनिक कुछ चीज़ है तो ये कंपनी दे रही है। और यहाँ पे हम पहले डिटेल पूरे देख लेंगे और डिटेल अच्छे लगने के बाद तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो। पहले पूरे अच्छे से समझ लो, देख लो। ठीक है। तो कंप्लीट यहाँ पे वीडियो पहले एंड तक देखो तो अच्छे से समझिएगा और अच्छे से समझाऊंगा मैं। ठीक है। और ऑलरेडी ऐसे कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है उसके लिए कभी भी कंप्लीट एनालाइज करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो पहले आप वो सारी चीज़ें समझ लेना, फिर उसके बाद आपका डिसीज़न ले सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे ये रेमको इंडस्ट्रीज़ का बिज़नेस को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। हमने तो देख लिया कि बिल्डिंग बनाती है, बिल्डिंग बनाती करके इसमें इन्वेस्ट करना है क्या नहीं, तो किस टाइप का बिज़नेस है, इनका बिज़नेस कैसा चलता है, क्या क्या इनके प्रोजेक्ट्स है, कैसे है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पे पूरे डिटेल में दिए हैं। चाहिए तो आप पूरा देख सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी टाइम ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि मैं आजकल बहुत सारी चीज़ें कवर करता हूँ शेयर में। ठीक है। उसको 2-3 टाइप से एनालाइज करता हूँ, इस वजह से वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो करके वेबसाइट पे ज़्यादा मैं टाइम नहीं बिताऊंगा। तो यहाँ पे सिंपल सिंपल जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये कंपनी का देख लो, यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, मोस्ट ऑफ क्या लिखा है, पायनियर ग्रीन ड्राई कंस्ट्रक्शन इन साउथ एशिया। ठीक है। साउथ एशिया के अंदर ये ग्रीन ड्राई कंस्ट्रक्शन करती है। और एट रैमको इंडस्ट्रीज वी आर स्टीड फास्ट इन आवर कमिटमेंट टू अ डेवलपिंग इनोवेटिव ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल्स। तो ये ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल्स ये बनाती है। ठीक है। और ये द कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग ग्रीन incorporates and integrates a variety of strategies during the design, construction, and operation of such building projects. The use of green high performance building material is one of important imperative in the design of such buildings. ठीक है। और द ड्राई कंस्ट्रक्शन greatly enhance speed execution of projects and ensures reduced water use at Patek Philippe replica site among a plethora of other advantages. ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ज़्यादा यहाँ पे वाटर का कंजप्शन नहीं होता है और उस टाइप का ये मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर ये ग्रीनरी आ सकती है। ठीक है। तो उस टाइप का ये मटेरियल बनाते हैं और एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हुए। और ग्रीन ड्राई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल ऑफर स्पेसिफिक बेनिफिट टू द आर्किटेक्ट, द बिल्डर एंड द ऑक्यूपेंट ऑफ अ बिल्डिंग। और इनका और क्या पॉइंट्स है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए हैं। ग्रेटर डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी, डिज़ाइंस बहुत अच्छे अच्छे होते हैं इनके। कंप्लाइंग विद द एवर टाइटनिंग ग्रीन नॉर्म्स एंड रेगुलेशन सेट बाय गवर्नमेंट। ठीक है। तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से ये सब फॉलो करते हैं। ठीक है। और रैपिड एग्जीक्यूशन है, तुरंत एग्जीक्यूशन भी इसका जल्दी होता है। रिड्यूस मेंटेनेंस एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट करना है तो उसके लिए
मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम है, ऐसा होता है ओवर द लाइफ ऑफ द बिल्डिंग एनर्जी, और ये एनर्जी कंजर्वेशन है यहाँ पे, ठीक है। इम्प्रूव ऑक्यूपेंट हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और यहाँ पे लोअर कॉस्ट एसोसिएटेड विद द चेंजिंग स्पेस कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। तो कॉस्ट भी लोअर है इसका, इम्प्रूव ऑक्यूपेंट हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी भी है इसमें। तो जो भी इसमें पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है, हेल्थ के लिए तो ऑलरेडी अच्छा ही होगा, ग्रीनरी है तो कोई नो डाउट्स। और यूजिंग ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल एंड द प्रोडक्ट्स प्रमोट्स कंजर्वेशन ऑफ द बिल्डिंग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन आवर प्लानट एंड इन कीपिंग आवर एनवायरनमेंट सेफ। तो ये एनवायरनमेंट का सोच के ये सारी चीज़ें ये कर रहे हैं। और रेंज ऑफ प्रोडक्ट इन एडिशन टू बीइंग अ ग्रीन ऑफर सुपीरियर फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट हेल्प क्रिएट robust structure that the withstand the test of time and elements। तो यहाँ पे इनके प्रोडक्ट रेंज भी बहुत है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट की रेंज है, सब जब ओपन करोगे तो आपको देखो रैमको वाटरप्रूफ है, रैमको ग्रीनसर है, ये सारे नाम हैं उनके प्रोडक्ट के नाम है। आप चाहिए तो ओपन करके देख सकते हो किस टाइप के इनके प्रोडक्ट है। बट ये ग्रीनरी से ही रिलेटेड है, इस टाइप का इनके बिल्डिंग्स मटेरियल होते हैं, ठीक है। तो ये इसका मेन बिजनेस है। और ऐसा बिजनेस करके ये कितना कमा लेते हैं, कितना इन्होंने अभी तक ग्रोथ किया है, किस तरीके का इनका इनकम है, ये सारी चीज़ें हम अभी इसके शेयर के एनालाइज में देखेंगे, ठीक है। चलो अभी वेबसाइट पे जाते हैं जो जिस पे हम शेयर का एनालाइज करेंगे। और ये है पहला टिकर टैप। तो टिकर टैप ओवरऑल आपको थोड़ा बहुत बता देगा कि ये कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा है, और ये बिजनेस के लिए या ये कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, ठीक है। और तो यहाँ पे देख लो रैमको इंडस्ट्रीज़ का अभी जो भाव चल रहा है ये बताया इन्होंने 245 का। इंट्रेंसिक वैल्यू अच्छा बता रहा है। इंट्रेंसिक वैल्यू मोस्ट ऑफ मैं जो शेयर्स बताता हूँ मोस्ट ऑफ उसमें इंट्रेंसिक वैल्यू अच्छा होता है। मतलब मैं वही चीज़ें देखता हूँ जिसमें अभी भी अपॉर्चुनिटी है वो आगे बढ़ने के लिए। फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी सोचो तो जिसका इंट्रेंसिक वैल्यू कम हो वो अच्छा खासा रिटर्न देने की ताकत रखता है, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न वर्सेस एफडी रेट, देखो रिटर्न वर्सेस एफडी रेट ये नेगेटिव है, रेड फ्लैग है। मतलब जो एफडी में आप अगर आप पैसा लगा के रखते तो उसका रिटर्न अच्छा होता इसके रिटर्न से, ठीक है। तो यहाँ पे इसने लॉन्ग टर्म वालों को जो थोड़ा अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, एफडी अगर इससे अच्छा एफडी का रिटर्न अच्छे होते, इनका ये कहना है, ठीक है। लेकिन अभी भी और भी है, डिविडेंड रिटर्न भी अच्छे नहीं है इसके, डिविडेंड भी अच्छा देता नहीं है, ठीक है। ये ओवरव्यू है तो थोड़ा बहुत आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा, फिर हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो और एंट्री पॉइंट अभी भी गुड बता रहा है, अभी ले सकते हो, अच्छा गुड पॉइंट है, अभी लेके रख सकते हो, ठीक है। और नो रेड फ्लैग का यहाँ पे ये मतलब होता है कि कंपनी के डूबने के चांसेस नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि इसके सारा ये उन लोग ने एनालाइज करने के बाद ये सारी चीज़ें बताते हैं टिकर टैप वाले, ठीक है। और ये पेड सर्विस भी देते हैं और ये टिकर टैप भी अच्छा से आपको एनालाइज करके पूरा डेटा बताता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो फोरकास्टिंग में भी 100% यहाँ के जो एनालिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो भी इसको 100% बाई करके चलो बोल रहे हैं, ठीक है। और अदर भी सर्विसेज यहाँ पे ओपन हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ये अच्छी कंपनी है करके इसको बाई करके चल सकते हो, रैमको इंडस्ट्रीज़, ठीक है। और ये यहाँ पे इसका मटेरियल है, ये सीमेंट के अंदर बता रहा है, ठीक है। लेकिन वो सीमेंट कहाँ यूज़ होता है, बिल्डिंग मटेरियल में। और ऐसा ये चीज़ है जहाँ पर प्लांटेशन आए, ठीक है, प्लांट हो, ग्रीनरी हो, ठीक है। तो वही चीज़ हो यहाँ पे इनका ये प्रोडक्ट है। और यहाँ पे और भी चीज़ें यहाँ पे बताए, ये स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। और इसका 2111 करोड़ की कंपनी है, मतलब 2000 करोड़ की कंपनी है पकड़ लो। और 2.5 गुना ये वॉलेटाइल होता है, मतलब वॉलेटिलिटी भी ये शेयर में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, ठीक है। निफ्टी से मतलब वॉलेटिलिटी होता है तो वो शेयर में प्रॉफिट होने के भी चांसेस होते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर भी, ठीक है। वॉलेटिलिटी ही प्रॉफिट लाता है और लॉस भी वही लाता है। लेकिन लॉस किनको आता है, जो स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं। देखो स्टॉप लॉस मतलब लॉस तो आने वाला ही है, थोड़ा तो थोड़ा लेकिन आएगा ही लॉस। लेकिन होल्ड करते हैं उनको प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो प्राइस रिटर्न आ सकता है अगर कंपनी अच्छी है तो,
तो ये दिमाग में बात घुसा लो, क्योंकि बहुत लोग है ना डर डर के मार्केट में खेलते हैं। थोड़ी डेयरिंग बहुत कम है लोगों में, इसीलिए मार्केट से बहुत लोग दूर रहते हैं। ठीक है, और जो टिका रहता है वही मार्केट में कमा लेता है। और यहाँ पे देखो इसका 1 वीक का रिटर्न्स 12% रिटर्न है। ऐसे रिटर्न देख के लोग डर जाते हैं, लेकिन ऐसे टाइम पे ना स्मार्ट इन्वेस्टर होता है और बोलता है कि 12% गिरा है, मुझे अभी लेना चाहिए। ठीक है, और जो दूसरे इन्वेस्टर्स रहते हैं, अरे यार ये तो गिर गया, मैं इसमें अभी क्यों इन्वेस्ट करूँ, ये और मेरे को लॉस ना दे दे और ना गिर जाए, वो तो सोचते कि ज़ीरो ना हो जाए। मोस्ट ऑफ जो डरपोक लोग रहते हैं वो क्या सोचते हैं कि ये प्राइस ज़ीरो ना हो जाए। अरे अच्छी कंपनी है नहीं है ये भी पहले देखो, मेरे चैनल से जुड़ो, सब्सक्राइब करके रखो, तो कंपनी क्यों अच्छी है, क्या है उसमें, वो सारी चीज़ें डिटेल में मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। तो कंप्लीट, और जो जिसको ज़्यादा मार्केट का नॉलेज नहीं है, ये बाकी चीज़ों का नॉलेज नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता, उसको भी अच्छे से समझे, उस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, तो ताकि हर किसी को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 12% गिरा है, मतलब तो जब भाव गिरता है, देखो डिस्काउंट चल रहा है तो आप भाग भाग के जाते हैं कि कोई मोबाइल सस्ता मिल रहा है, लेकिन मोबाइल सस्ता मिल रहा है मतलब उसका भाव फिर से महंगा होने वाला है। वही उसी तरीके से होता है कि कोई शेयर सस्ता मिल रहा है तो उसका भाव फिर से वो आने वाला है, वो फिर से आ सकता है। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं होती है, ये डिस्काउंट चल रहा है ये समझ के चलने का, कभी भी शेयर गिरता है तो। ठीक है, और यहाँ पे देखो 1 महीने का यहाँ पे जो रिटर्न बता रहा है वो लगभग 1% माइनस में, मतलब 1% का लॉस है। देखो 1 महीने वाले को तो ज़्यादा लॉस नहीं किया, ये 1 हफ्ते के अंदर ही ज़्यादा गिरा है। और ये गिरने के पीछे वजह है कि ये अकेला शेयर नहीं है जो इतना गिरा है। तो ऐसे आप लोग जितने शेयर देखोगे ये 1 हफ्ते के अंदर गिर चुके हैं, उसके पीछे वजह यही है कि ऑलरेडी इंडेक्स गिर रहे हैं। इंडेक्स गिरने के पीछे वजह है कि ये फेड की जो पॉलिसी है, उनकी मीटिंग्स है, ठीक है, बजट को लेके, उनके फाइनेंशियल्स को लेके, और अपने इंडियन का भी होने वाला है। ठीक है, फाइनेंस का लिए मीटिंग या बजट मीटिंग, तो जो भी इकोनॉमिकली जो चेंजेस आते हैं या इकोनॉमिकली कोई कुछ चीज़ें होने वाली रहती है, तो उसके वजह से पॉलिटिकल चीज़ें होती है, तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से प्राइस में अफेक्ट आता है, गिरता है, या फिर उसके वजह से ही शेयर को ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक ही शेयर नहीं, ये तो पूरा ओवरऑल मार्केट, क्योंकि आप अदर कंट्री के भी देखोगे, बाहर देश के कंट्री के भी देखोगे, सारे देखोगे ना, तो उसके भी प्राइस गिरे होंगे। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट भी गिरा है। ठीक है, और इंडियन मार्केट भी गिरा है ये हफ्ते भर में। तो ये हफ्ते भर का रिटर्न से आपको यही समझना चाहिए कि ये कोई दुनिया का अजूबा नहीं है कि ये बढ़ेगा और मार्केट गिरते जाएगा। तो ये इंडेक्स का ही पार्ट होता है, तो इंडेक्स गिरता है तो ये सारे शेयर्स भी गिर जाते हैं। तो जो डर गए हैं कि इंडेक्स गिराई करके डर के बैठे हैं, उनको यही बताना है मुझे कि देखो इंडेक्स के हिसाब से मार्केट चल रहा है ना, आपका शेयर चल रहा है तो कोई डरने की बात नहीं, इंडेक्स फिर से कवर हो जाएगा, आपका शेयर भी कवर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 साल का रिटर्न देख लो, तो 1 साल में लगभग 10% रिटर्न दिया है। चलो 10% मतलब आपके बैंक अकाउंट से भी या सेविंग अकाउंट से भी ज़्यादा रिटर्न आपको पकड़ के चल सकते हो, 10% का रिटर्न मिला है। लेकिन ये 10% कब हुआ है रिटर्न? देखो यहाँ पे जो प्राइस था 222 से इसने इतना रिटर्न दिया था 360 का, तो यहाँ पे लगभग है ना 222 से 100 मतलब 150 रुपये तो ये बढ़ चुका था। लेकिन वहाँ पर जिसने नहीं निकला और वो ये प्राइस से अभी ये प्राइस पे आया है, तो ये लाइन खींचो तो देखो कि ये लगभग 10% का ही रहेगा, क्योंकि वहाँ से ये गिरता है। तो शेयर कभी भी है ना इतना ही मूवमेंट नहीं देता, मूवमेंट बहुत बड़ा बड़ा देता है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो करेक्ट होता है। तो करेक्ट होता है ना, वो टाइम पे क्या करना चाहिए हमको, वो टाइम पे करेक्ट यहाँ पे हाई मारा है तो बेचना चाहिए, और करेक्ट होता है तो बाय करना चाहिए। तो कौन से टाइम पे बाय करना चाहिए, कितना क्वांटिटी बाय करना चाहिए, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। तो चैनल से जुड़े रहो ताकि आपको ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम गाइड में कर सकूँ। ठीक है, और यहाँ पे 5 साल का अगर देखोगे तो 5 साल में इसने 22-23% रिटर्न दिया है। तो ये भी कोई खास रिटर्न नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला कि रिटर्न वर्सेस एफडी अच्छे नहीं है, इससे अच्छा एफडी में डाल देता वो अच्छा रहता है। कोई भी सोचेगा मैं 5 साल इधर रखूँ, 22% ही आ रहा है तो क्या फ़ायदा, ऐसा कोई भी सोचेगा। इससे अच्छा 6-6, 7-7% का अगर कोई रिटर्न मिलता है
बैंक से भी मिलता है, वही सेफ भी है और अच्छा भी है, ठीक है। तो ये एफडी रिटर्न से भी ख़राब रिटर्न ये दे रहा है, ऐसा ही इनका कहना है, और ये बात सही भी है, ठीक है। 22% के रिटर्न से क्या होने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ से देख लो, 213 से ये चालू हुआ था, फिर यहाँ पे नीचे डाउन भी आया था, वहाँ पे एक बार बीच में बढ़ गया था, तो फिर वहाँ से डाउन साइड आया, फिर डाउन साइड आने के बाद फिर एक बार अप गया था। तो ये चीज़ होती रहती है शेयर्स में, इसीलिए टाइम टू टाइम निकलेगे तो भी बेनिफिट होता है, और सही टाइम पे एंट्री मारोगे तभी भी बेनिफिट होता है। तो जब भी एंट्री मारो तो सही टाइम होना चाहिए। सही टाइम नहीं समझ में आता है तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि नॉर्मली कोई गाइड है तो गाइड देख लो, नहीं गाइड कोई कर रहा है तो ये चैनल से जुड़े रहो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या कौन सा घाटा होने वाला है, यहाँ से नॉलेज ले लो, कौन सा यहाँ पे पैसे पड़ रहे हैं आपको, ठीक है। और यहाँ पे मैक्स की बात करें तो देखो, मैक्स में क्या हो रहा है कि कंपनी ये दो बहुत पुरानी, बहुत पहले से देखो 287 का जो प्राइस था वहाँ से 10-12 रुपये इतना ज़बरदस्त गिरा ना ये। तो वो टाइम पे ये 2000 की जनवरी में 287 था 2000 के टाइम पे, फिर वहाँ से 10 रुपये भी हुआ, 9, 8, 9, 10, 7, 7.5 भी दिख रहा है यहाँ पे, 5 रुपये 6 रुपये भी, इतना ज़बरदस्त ये गिरा। तो ये होता है शेयर, ये होता है उसकी लाइफ। कभी कभी है ना, कोई कंपनी इतना ख़राब परफॉर्म करती है, तो वो टाइम पे उसने बहुत ख़राब किया था, तो वहाँ से फिर ये कंपनी ने ना फिर मूवमेंट दिखाना चालू किया। देखो मूवमेंट दिखाया बट फिर से डाउन आया, फिर एक मूवमेंट दिखाया, फिर यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे जिसने लिया देखो गिरता है तभी कोई कोई रिस्क ले लेता है। बट कंपनी का बिजनेस कैसा है, चलो यहाँ पे आपको डर लग रहा है हाँ कि कंपनी अरे यार इतना पैसा डुबा दिया तो अभी कैसे ये करेगी, लेकिन यहाँ से अगर उसके दिन अच्छे चालू हो गए, अगर आपने उसके रिपोर्ट्स पढ़ लिए, उसके फाइनेंशियल्स देख लिए, सारी चीज़ें पढ़ लिए देख लिए, तो आपको इतना क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कोई कंपनी के बारे में कि आपको लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, ठीक है। लेने के पीछे की वजह पता चल जाएगी, और लेने से आपको आगे जाके बेनिफिट भी हो, क्योंकि सारी डिटेल्स पढ़ना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मैं खुद भी पहले पढ़ता हूँ और वैसे ही शेयर्स मैं आपके लिए लाता हूँ, तो कोई ख़राब शेयर लाता नहीं हूँ। तो देखो, जब जो अच्छा है ये सारी चीज़ें देखता हूँ मैं, 2-3 जगह का डेटा पढ़ लेता हूँ, अच्छे से एनालाइज करता हूँ, फिर वो शेयर मैं खुद भी खरीदता हूँ और आपको भी बताता हूँ। और आपकी मर्ज़ी होती है खरीदना है नहीं खरीदना है, आपके ऊपर रहता है, क्योंकि पैसा आपका होता है, ठीक है। और यहाँ पे देख लो, ये शेयर ने ये अप दिया, फिर ये डाउन दिया, फिर अप दिया, ये सारी चीज़ें इसमें चलती आई है। तो मैक्स में इसने 18% का लॉस कर दिया है। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा 18% का लॉस किया, पुल सालों से भी कितना भी साल, लेकिन प्रॉफिट तो नहीं हुआ ना। 20 साल से 22 साल से कोई इन्वेस्टेड रहता तो सोचेगा यार मेरा पैसा तो वेस्ट हो गया, इससे अच्छा मैं कहीं सोना लेके रखता, गोल्ड लेके रखता, एफडी करता या कुछ करता, तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट होता। तो कोई कौन सा शेयर क्या करेगा ना, तो कोई बहुत बड़े जो ज़्यादा ज्ञानी लोग रहते हैं, तो वो टाइम पे उनको लगता है कंपनी अच्छी है, चलो यार एकदम से लाख रुपए डाल दो, 10 लाख रुपए डाल दो, जितना पैसा होता है उनकी कैपेसिटी के हिसाब से वो डाल देते हैं और भूल जाओ। अरे भूलोगे तो ये हाल हो जाएगा, 10 रुपये का आ जाएगा भाव, ठीक है। तो यहाँ पे सोच लो, समझ लो कि ये 3 लाख डाला और 3 लाख का ये हो गया, 5-10 हज़ार हो जाएगा, 10 हज़ार हो जाएगा, 5 हज़ार हो जाएगा, तो आप क्या कर लोगे, ठीक है। तो इतनी बुरी हालत हो जाती है, तो पूरा का पूरा ये ज़ीरो भी हो जाता है लोगों के, लेकिन कोई कोई कंपनियां डूब भी जाती है। तो इसीलिए ना हर चीज़ पहले देख लो, नई नई कंपनी मार्केट में आती है ना, तो थोड़ा सा डरना चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए। इसीलिए मैं कोई भी नया शेयर आता है और नया कुछ होता है उसके बारे में, जब तक पूरा डेटा मेरे पास नहीं आता, उसके सालों के परफॉर्मेंस नहीं आते, तब तक मैं उसको बोलता नहीं कि वो लेके चलो, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए मैं बोलूँगा कि इसको शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं थोड़ा सा पीछे ही हटूंगा। मैं जस्ट बोलूँगा कि इसको इससे थोड़ा दूर रहो, ठीक है। एसआईपी करनी है तो देखो, एसआईपी करने वाले का क्या फ़ायदा होता, 5 साल से वो एसआईपी करते रहता, 13% का रिटर्न मिलता। 5 साल के लिए 13% आपको क्या इनफ लगता है क्या? इससे अच्छा तो एक दिन में शेयर मूवमेंट दे देता है, 12-13% का देता है, कभी 15% देता है, कभी 20% का भी सर्किट मार देता है। तो एक दिन में भी कभी कभी ये रिटर्न्स निकल जाते हैं। तो 5 साल से क्या फ़ायदा होने वाला है? तो ऐसे रिटर्न से अच्छा आप एसआईपी ना ही करो इसमें, ऐसे शेयर्स में तो अच्छा होता है।
ठीक है। अभी हमने इसका ये तो देख लिया, टिकर टेप तो देख लिया, स्क्रीनर थोड़ा देख लेते, स्क्रीनर को समझते, स्क्रीनर के डेटा क्या बताए। देखो जो मैं डेटा देखता हूँ, जहाँ से पढ़ता हूँ, वो सारी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आपका काम है समझ लेना, ठीक है। और जितने अच्छे से समझा सकता हूँ उतना मैं आज कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से समझाऊँ, हर किसी को समझ में आए, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, कोई ज़्यादा स्मार्ट हो, सारी चीज़ें। लेकिन स्मार्टगिरी सारी चीज़ें इसी में निकल जाती है। शेयर मार्केट में कितना भी बड़ा इंटेलिजेंट क्यों ना हो, उसको शेयर मार्केट उसका दिखा देता है कि तू क्या है और मैं क्या हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए वो सारी चीज़ें हम सीख के बैठे हैं। इस वजह से शेयर का पता है कि कोई शेयर को कितने भाव पे कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, आगे जाके गिरेगा तो और कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, फिर और गिरेगा तो और कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, फिर उसको फिर कौन से भाव पे बेचना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसीलिए एक्सपीरियंस से ही पता चलती है। और बेचना है या और ज़्यादा उसको कंटिन्यू करना, ये भी सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस ही सिखाता है। एक्सपीरियंस नहीं है तो दूसरे के भी एक्सपीरियंस से सीख सकते हो। कोई आपको गवा के ही, पैसा गवा के ही सीखना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको चाहिए तो अच्छे शेयर्स बता रहा हूँ, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर उसके बारे में स्टडी करो, फिर जब कॉन्फिडेंस आए तो आप कर सकते हो। नहीं तो नॉलेज तो लो, कम से कम फ्री में नॉलेज मिलता है हर जगह, तो फ्री का नॉलेज लो, लेकिन सही नॉलेज लो, ठीक है। कौन सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है, इतना तो सोचना चालू करो कि ये प्रैक्टिकल बता रहा है या गलत बता रहा है। क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें ही मैं बताता हूँ। ज़्यादा बड़े बड़े टारगेट्स जो बड़ा बड़ा एकदम लालच दिखा के मुंह में पानी लाए, वैसी चीज़ें नहीं करता कि लोगों को थोड़ा लालच आ जाए, तो वो चीज़ें नहीं करता, ठीक है। तो जो प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकली शेयर मार्केट से लोगों ने बहुत पैसा कमाया है, बट वो लॉन्ग टर्म में कमाया है। ये याद रखना कभी भी, जिसने भी कमाया वो लॉन्ग टर्म में कमाया है। ऐसे शॉर्टकट मार के शॉर्ट टर्म में नहीं कमा के बैठा है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में या शॉर्टकट से कमाने वाले के पास टिका भी नहीं है, ठीक है। चाहे पूरा हिस्ट्री सर्च कर लो, ठीक है। सब ने लॉन्ग टर्म की तरफ ही निकल गए, क्योंकि उनको पता है शॉर्ट टर्म का टिकता नहीं है। और यहाँ पे प्रॉज एंड कॉन्स देख लो। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट। प्रॉज एंड कॉन्स में ये देखना ज़रूरी होता है कि कंपनी का प्रॉज में पॉजिटिव क्या है, कॉन्स में नेगेटिव क्या है। तो कंपनी का डेप रिड्यूस हुआ है और कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, तो ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो ये पॉइंट को मैं तुरंत क्लियर कर देता हूँ, ये तुरंत बता देता हूँ। तो और चाहिए तो फिर आगे हमको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट और कंपनी हैज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे ये बैलेंस शीट में आपको पता चल गया, ये बैलेंस शीट है कंपनी का। और यहाँ पे देखो कंपनी का जो बोरोविंग्स था, जो लोन था, ये डेप्ट बोला जाता है, लोन बोला जाता है, सारी चीज़ें। ये 248 पहले था 2010 में, 238, फिर 239, 451, 408। देखो थोड़ा लोन बढ़ते बढ़ते गया, और फिर बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट फिर अभी ये 107 करोड़ का अभी लोन बचा है, ठीक है। तो 107 करोड़ का अभी भी लोन बचा है। बट अभी का जो अगर देखा जाए तो वो बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट डेट फ्री, मतलब ये शायद से कंप्लीट ये इनका लोन चुकाने वाले हैं, ठीक है। 107 करोड़ का लोन बचा है और वो शायद कंपनी चुका देगी, तो ये इनका कहना है, ठीक है। और यहाँ पे स्टॉक इज़ ट्रेडिंग 0.57 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो इसका 0.57 इंटू करेगा तो इसका बुक वैल्यू का प्राइस आएगा। तो ये पॉजिटिव में बताया है, ठीक है। इसका ये मार्केट प्राइस, करंट प्राइस और इसका बुक वैल्यू, इसको 0.57 से मल्टीप्लाई करो तो ये आता है। तो बुक वैल्यू से थोड़ा कम पे मिल रहा है, तो ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे इसका द कंपनी हैज़ डिलीवर पुअर सेल्स। अभी पुअर सेल्स ग्रोथ बता रहा है कंपनी का, पुअर सेल्स है, और 6.94% का ओवर लास्ट 5 ईयर्स, 5 साल का देखोगे तो ये सेल्स ग्रोथ बहुत ख़राब है, ऐसा बता रहा है। ग्रोथ ऐसा होना चाहिए 10%, 20% से सेल बढ़ते जा रहा है, या 30%, 40%, 50%। तो एवरी ईयर सेल्स बढ़ता जाए तो उतना अच्छा है, या डबल भी हो रहा है, 100% से बढ़ गया, 150% से सेल्स बढ़ गया। सेल्स का ग्रोथ अच्छा होना चाहिए, तो सेलिंग इनका बहुत पुअर है, ख़राब है, ऐसा ये बता रहे हैं। और कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी पे रिटर्न्स बहुत कम आ रहे हैं, 6.53 आ रहा है। 3 साल का रिटर्न देखा तो अच्छा खासा रिटर्न ये नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये एक
पॉइंट है। तो चलो इसके थोड़े बहुत क्वार्टरली रिजल्ट्स थोड़े देख लेते हैं, नज़र मार लेते हैं। तो 2019 का क्वार्टरली रिजल्ट देखो, सेल्स देख लो, 264 का था, फिर 323 का, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर देखो थोड़ा कम होते होते फिर से 305 करोड़ का हुआ, फिर थोड़ा कम होके फिर 304, 340, फिर यहाँ पे बढ़ गया, देखो जून में 419 का हुआ, फिर 311, फिर 337। ठीक है। और यहाँ पे एक्सपेंसेस भी देखो, उसी हिसाब से एक्सपेंसेस भी इनके हो रहे हैं। और एक्सपेंसेस जितने कंपनी में ज़्यादा हो गए तो प्रॉफिट कम बचेगा। देखो सेल्स इतना कर रही है लेकिन इतना खर्चा जाएगा तो बच रहा क्या है, तो इतना सा बच रहा है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये है। तो इतना बचने के बाद फिर ये सारी चीज़ें भी देख लो, इनका लोन इंटरेस्ट कितना जा रहा है, क्या जा रहा है, फिर बच रहा है, नेट प्रॉफिट कितना बच रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई है। और यहाँ पे इसका प्रॉफिट एंड लॉस देख लो। कंपनी का 2010 से प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया है। कंपनी का सेल क्या था, तो कंपनी का 568 का सेल था, 652 का, फिर उसके बाद देखो कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे 1000 करोड़ का भी सेल हुआ एवरी ईयर का। देखो और 3 साल का बोला कंपनी ने कि कोई ज़्यादा ग्रोथ हुआ नहीं है, ऐसा ये बता रहा है। तो ये 2-3 साल का सेल है, 1 2 3। ठीक है, ये 3 साल का सेल इनका कोई ख़ास नहीं है, ज़्यादा ग्रोथ आया नहीं है ऐसा सेल्स में, इनका ये कहना है। तो और यहाँ पे लेकिन रिसेंटली जो दिख रहा है 1400 करोड़ का सेल, ये इसके बाद का है। ये मार्च 2021 के बाद ये जो करंट चल रहा है पीरियड, उसका ये सेल्स है। तो ज़बरदस्त सेल है, कोई ख़राबी सेल्स में नहीं नज़र आ रही है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट भी इसका अच्छा नज़र आ रहा है। ठीक है, 323 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। नॉर्मली ये प्रॉफिट थोड़ा कम था, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ गया है। तो रिसेंटली प्रॉफिट अभी के अच्छे हैं। और बाकी डिटेल तो हमने देख लिया, उसका बोरोइंग, कर्जा वर्जा सब देख लिया। तो यहाँ का डेटा हमने जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। अभी इसका थोड़ा सा यहाँ पर भी देख लेते हैं। मनी कंट्रोल भी कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ें बताता है। तो मनी कंट्रोल क्या बता रहा है पहले ये भी देख लो। तो यहाँ पे जो इसका डे का लो था 244 का था, और डे का हाई देखो 251। आज के दिन मार्केट बहुत स्टार्टिंग में ऊपर था, और मोस्ट ऑफ लोगों के पोर्टफोलियो पॉजिटिव नज़र आते रहेंगे। फिर बाद में देखते देखते जैसे मार्केट का बंद होने का टाइम होते गया, वैसे वो जैसे क्लोजिंग के नज़दीक आया, वैसे उसका नेगेटिव पोर्टफोलियो दिखाने चालू हुई या प्रॉफिट कम होता हुआ नज़र आया होगा। ठीक है, तो ये होता है मार्केट की वॉलेटिलिटी। तो मार्केट में हमेशा मार्केट एक वॉलेटाइल है, निफ्टी वॉलेटाइल है, सेंसेक्स इंडेक्स वॉलेटाइल है, उसको कोई भी घुमा फिरा सकते हैं बड़े ट्रेडर, कोई भी मतलब पब्लिक भी घुमा सकती है। जितने ज़्यादा एक ही शेयर के पीछे लगोगे तो एक शेयर भागेगा, एक शेयर को बेचने के पीछे लगोगे तो वो गिरेगा। तो ये वॉलेटाइल किया जाता है और करते भी है। तो हमको स्टेबल रहना है, उनको खेलने दो, जैसा करना है करने दो। ठीक है, हमको एक चीज़ पकड़ के चलनी है। शॉर्ट कर रहे हो तो शॉर्ट कर रहे हो, लेकिन लॉन्ग कर रहे हो तो लॉन्ग कर रहे हो, जो भी चीज़ करनी है। लेकिन देखो लाइफ में कभी भी कोई भी चीज़ है ना, आगे बढ़ती जाती है। ऐसा कोई किसी का ग्राफ नहीं होता है, गिरता है बढ़ता है, फिर से बढ़ता है फिर गिरता है। इस टाइप का ही किसी का भी लाइफ भी होती है, वैसे शेयर्स भी होते हैं। एक शेयर एक लाइफ का ही जीने का तरीका सिखा देता है। तो यहाँ से मैं बहुत इंस्पायर हूँ, और ये चीज़ को मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। इस वजह से मैं आप तक भी ये सारी चीज़ें ला रहा हूँ। और शेयर मार्केट में आज तक मैं कंटिन्यू हूँ 7-8 साल से। ठीक है, 8 साल का तो एक्सपीरियंस हो गया, और अच्छा खासा मैं प्रॉफिटेबल हूँ। और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मुझे स्विंग ट्रेडिंग ने दिया। मैंने सारी चीज़ें ट्राई करके देखी है लाइफ में, स्विंग ट्रेडिंग हो, फ्यूचर ट्रेडिंग हो, सारी चीज़ें, इंट्राडे ट्रेडिंग हो, लेकिन सब में पैसा बना, लेकिन वो टिका नहीं। सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग का पैसा टिक जाता है, ये याद रखना। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टमेंट का हो, लॉन्ग टर्म का हो, वो टिकता है। तो उसी के साथ चलो, या फिर आपकी मर्ज़ी है, जैसा आपको जमे वैसा कर लेना। ठीक है, 213 से देखो लो था इसका 52 वीक का, मतलब 1 साल का इसका लो इतना था। और हाई इसका 366 का था, मतलब यहाँ से यहाँ ये गया था, लेकिन फिर से नीचे आया।
ठीक है। अभी का ये जो प्राइस चल रहा है यहाँ पे मतलब अभी भी बाइंग के आसपास है, बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। मैं तो वो हमेशा बोलता हूँ जहाँ पर ये ना लो के आसपास दिखे ना तो वहाँ पे खरीद लेना चाहिए। ये मत सोचो कि कोई भी शेयर जीरो हो जाता है जल्दी। अच्छा खासा चलते चलते जीरो क्यों हो जाएगा? अगर कुछ ना कुछ उसमें खराबी ना आई, सेल्स अच्छा नहीं है, कुछ नहीं है, तो कंपनी कर्जा चुका रही है, सारी चीज़ें अच्छी हो रही है, तो क्यों इतना नेगेटिव सोचना? इतने नेगेटिव सोच रहेगी तो पोर्टफोलियो नेगेटिव रहेगा, ज़िंदगी भर नेगेटिव रहेगा। पॉजिटिव सोचो, सब कुछ पॉजिटिव होगा, ठीक है। और हाई पाइट्रोस की स्कोर बता रहे, स्ट्रेंथ देख लो, अच्छा है। कंपनीज विद अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स, फाइनेंशियल कंपनी के स्ट्रांग है। वीकनेसेस 7 है कंपनी में, देखो कंपनी के वीकनेस में 7 वीकनेस है। स्ट्रेंथ से ज़्यादा वीकनेसेस बता रहे तो आप तो डर गए रहेंगे, लेकिन डरने की कोई बात नहीं रहती है। ये चेंजेस होते रहेगा और 5 दिन बाद देखो, 10 दिन बाद देखो, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। बट फिलहाल के लिए क्या बता रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। कंपनीज विद अ ग्रोइंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए कंपनी अभी से सोच के बैठ रही है, अभी से खर्चा कर रही है, तो ये इनको वीकनेसेस नज़र आ रही है। वीकनेसेस है क्योंकि ऑलरेडी उससे प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम नज़र आएगी और कॉस्टिंग ज़्यादा बढ़ने से थोड़ा आगे प्रॉब्लम हो सकता है, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज़ में यहाँ पे देखो पी इसका सस्ता बता रहा है, 10 से भी कम है बता रहा है, तो पी सस्ता होना ये अपॉर्चुनिटी होती है कि लॉन्ग टर्म या बहुत दूर तक जाने के लिए शेयर अच्छा है। क्योंकि ये इसका ये मतलब होता है कि हम लोग ने 6 रुपया, ₹6.5 पे कोई शेयर खरीदा है तो हमको ₹1 मिलेगा। ₹6.5 की इन्वेस्टमेंट में ₹1 हमको मिलेगा, तो इसका मतलब होता है रिटर्न अच्छे मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और थ्रेट इसमें कोई डर नहीं है जितने तो भागने का, या इसमें कोई इतना कोई चांसेस नहीं कंपनी का कोई नुकसान होने का, ठीक है। तो कोई डर नहीं है, तो थ्रेट नहीं है कोई इसमें, तो सबसे अच्छी बात है। और नॉर्मली हो भी तो कोई इतना, उसके फाइनेंशियल्स ही सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें ये कोई मैटर नहीं करता। ये तो चेंजेस होते रहता है, जैसे जैसे कोई मार्केट में कुछ ना कुछ चलते रहेगा उस हिसाब से वो चेंज होते रहेगा, ठीक है। ओवरव्यू देख लो कंपनी का, हमने मार्केट कैपिटल इसका देख लो। अभी का ये मार्केट कैपिटल ये लेटेस्ट होता है मनी कंट्रोल पे, इसलिए यहाँ का मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि आज के दिन की वॉलेटिलिटी पकड़ के, इसका प्राइस पकड़ के ये तुरंत अपडेट रहता है कि 2124 का यहाँ पे मार्केट कैपिटल है। इसका डिविडेंड यील्ड भी यहाँ पे प्रॉपरली बताता है, इसलिए यहाँ पे मैं आता हूँ। 0.41% का इसका डिविडेंड है। देखो कंपनी कुछ ना कुछ डिविडेंड दे रही है, ना देने से अच्छा देखो 0.41 मतलब कितना आ रहा है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। शायद 1 साल में दिया रहेगा, तो देखो 1 साल के अंदर दिया है ना, तो ₹1 का डिविडेंड दे रही है। मतलब एक शेयर के पीछे ₹1 मिल रहा है आपको, जितनी क्वान्टिटी उतना है आपको। लोग कभी कभी ओनली डिविडेंड के पीछे भी भागते हैं, डिविडेंड लो और निकलो। तो समझो कि यहाँ पे डिविडेंड लिया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ पे डिविडेंड लेने तक रुके, ठीक है। फिर यहाँ से थोड़ा बहुत शेयर गिरा, लेकिन यहाँ पे डिविडेंड लेने के बाद जितनी क्वांटिटी ले, लेकिन यहाँ तक उनमें उन्होंने पेशेंस भी दिखाया है यहाँ तक, ठीक है। फिर वहाँ पर यहाँ पे ये निकले या यहाँ पे निकले तो प्रॉफिट ही होगा जितनी क्वांटिटी लेके रखोगे। तो लोग ये भी चीज़ें करते हैं, डिविडेंड के पीछे भी भागते हैं। और इसका डिलीवरी परसेंटेज देखो कंपनी का, मतलब शेयर का, कि शेयर में ये इतने लोग डिलीवरी पे उठा के चल रहे शेयर को, डिलीवरी ले रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए रहे, शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन उन्होंने खरीदे है और डिलीवरी में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब इंट्राडे नहीं कर रहे। ये शेयर्स जो है डिलीवरी बेस पे उठा रहे हैं। और यहाँ पे फेस वैल्यू देखो ये कंपनी का, ये शेयर का ₹1 का फेस वैल्यू है। तो ये मोस्ट ऑफ ये स्प्लिट वगैरह होके ये प्राइस आया होगा, ठीक है। पीबी अभी अच्छा बताएगा क्योंकि इसका ऑलरेडी ये सारे पेमेंट ये कर रहा है और लोन वगैरह कर्जा ये कर रहा है, तो बैलेंस शीट इसका स्ट्रांग है, इस वजह से ये सारी चीज़ें पॉजिटिव नज़र आती है, ठीक है। सेक्टर पी से इसका खुद का पी बहुत सस्ता है, 16 का सेक्टर का पी है। और सेक्टर मतलब इसका जो जिस सेक्टर में ये बिज़नेस है वो सेक्टर का पूरा पी निकालने के बाद इसका अकेले का पी सस्ता आ रहा है, तो अच्छी बात है। और यहाँ पे हम अभी इसका पूरा कंप्लीट चार्ट का थोड़ा एनालाइज करेंगे, इस वजह से क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि शेयर ने कैसे कैसे परफॉर्मेंस दिए हैं लाइफ टाइम में। ऑलरेडी हमने टिकर टेप पे देखा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखने का एक ये मतलब होता है कि यहाँ पे प्राइस करेक्ट आपको पता चलेगा कि स्टार्ट कंपनी का प्राइस कहाँ से होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लो हाई सारी चीज़ें पता चलेगी। देखो 218 के लो से ये जाता है कंपनी, यहाँ पे एक हाई बनाता है, फिर यहाँ से देखो बढ़ते ही जा रहा है, यहाँ पे भी देखो बढ़ते जा रहे हैं। मतलब अप डाउन तो आता ही है, कोई भी शेयर में देखो अप डाउन आता है। तो बहुत लोग ऐसे डर जाते हैं कि यार मैंने गलत टाइम पे एंट्री कर ली, अभी क्या होगा कैसे होगा। लेकिन देखो जब गिरता है ना तो तुरंत फिर से लेना चाहिए। अप पे लिया, चलो
ठीक है, थोड़ा सा नीचे पे भी ले लेते, उतना तो पैसा रखो कम से कम कि नीचे जब आए शेयर तो उतना भी खरीद सके, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो थोड़ा डाउन आता है, फिर इससे अप जाता है, अप जाता है, फिर यहाँ पे डाउन आता है, फिर अप जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ा हाई मार देता है ये, 350 का हाई मारता है, फिर वहाँ से डाउन आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक थोड़ा अप जाके फिर यहाँ पे डाउन आता है, फिर यहाँ पे देख लो फिर से अप जाके फिर डाउन आता है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है किसी भी कंपनी में, किसी भी शेयर्स में। तो हमको कौन से चार्ट अट्रैक्ट करते हैं कि जो इस तरीके से ऊपर ऊपर ही जाते रहते हैं, लेकिन ये भी कोई कोई कंपनीज में दिखाई दे देता है। और यहाँ पे इसका 5 साल का चार्ट देखो तो 5 साल का भी कितना ख़राब चार्ट नज़र आ रहा है कि देखो जो प्राइस था इसका 196 से ये बढ़ते गया, अप डाउन करते करते बढ़ते गया, फिर यहाँ पे डाउन भी वैसे ही आ रहा है, देखो डाउन भी उसी तरीके से आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक ये डाउन साइड जाता रहा। फिर अभी देखो अप साइड गया, यहाँ पे देखो कहाँ से ये अप साइड गया, ये 108 का लो जो बनाया इसने, जो मई में बनाया दिख रहा है, या मार्च में भी इसने बनाया था, ठीक है। मार्च को तो सभी शेयर्स ने बनाए थे, 110 का दिख रहा है। तो यहाँ से फिर ये शेयर ने फिर उछाल दिखाना चालू किया, तो एक हाई बनाया इसने 366, तो 3-4 गुना ये हो गया 100 रुपये से। अगर 300 350 होता है तो 3-4 गुना तो इजीली हो जाता है शेयर। फिर वहाँ के बाद उसके बाद थोड़ा गिरा। तो करेक्शन का भी एक टाइम आता है कि कोई ना कोई तो टाइम पे जाके या किसी प्राइस पे जाके कोई तो शेयर करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। करेक्ट मतलब गिर जाते हैं। ये मैक्स का तो हमने देख लिया कि इसका क्या कमाल हो गया कि ये स्टार्टिंग में इसका जो प्राइस था यहाँ पे 174 का हाई बता रहा है, वहाँ से जो गिरा ज़बरदस्त, उसके बाद देखो कंपनी ने 4-5 रुपये का भी प्राइस दिखाया लोगों को, वहाँ से लॉस कराया, लेकिन जिसने पेशेंस रखा उसको भी थोड़ा बहुत यहाँ तक आके वही हमने देखा 4-4.5% या 18% का कुछ तो लॉस दिखा रहा था। बट इसने कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिया, सिर्फ इनको प्रॉफिट दिया जो ये प्राइस पे 4 रुपया 5 रुपये पे लेके बैठे थे, ठीक है। अगर उन्होंने पेशेंस रखा रहेगा अभी तक तो उन्होंने अच्छा खासा कमा लिया रहेगा, अगर नहीं रखा रहेगा तो उन्होंने थोड़े से प्रॉफिट लेके निकल गए रहेंगे, ठीक है। तो इतने प्राइस पे, लेकिन इसके बाद भी हमको ये देखना ज़रूरी होता है कि कंपनी का सेल्स कैसा चल रहा है। सेल्स अच्छा चल रहा है कंपनी का, देखो वो टाइम पे ये भी भाव वो टाइम पे 100 के आसपास ही पकड़ा जा सकता है कि 10 रुपये का भाव भी 100 पकड़ा जा सकता है, 20 साल पहले की बात है तो, ठीक है। क्योंकि वो टाइम पे पैसे की वैल्यू भी उसी टाइप में थी, ठीक है। और अभी हम इसका थोड़ा प्राइस एंड वॉल्यूम देखेंगे। एक वीक का देख लो, लो है, 1 महीने का भी लो है 5%, 3 महीने का भी लो है, रिटर्न्स मतलब नेगेटिव है, लॉस है। वाईटीडी इसका भी देखो ख़राबी है 2% से। वाईटीडी मतलब ये जनवरी का पूरा पकड़ लो, जनवरी से स्टार्ट होता है वाईटीडी, ठीक है। और 1 ईयर का 10% है और 3 साल का 18-19% है। तो सिर्फ लॉन्ग टर्म वालों को थोड़ा बहुत रिटर्न दिया है इसने, शॉर्ट टर्म में अभी तक दिया नहीं है, ठीक है। और रैमको इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पे 1 दिसंबर का सेल बता रहा है, ये रिसेंटली सेल से दिसंबर का सेल जो है 268 करोड़ का हुआ और 8-9% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, मतलब लास्ट दिसंबर से अभी के दिसंबर का 9% से बढ़ गया, ये समझ के चलो, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे इसका अभी, यहाँ पे ब्लॉक डील्स तो वगैरह दिखाते हैं, इनसाइडर ट्रांजैक्शन भी दिखाते हैं। अभी हम थोड़ा इसका फाइनेंशियल्स देखेंगे, फाइनेंशियल्स क्या बोल रहे हैं इसके बारे में। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लो, रिवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़ते गए हैं, ठीक है। रिवेन्यू सेल्स अच्छा बढ़ रहा है, देखो 880 करोड़ से डायरेक्ट 1209 करोड़ का हुआ, अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट वो भी बढ़ते जा रहा है, 55 करोड़ से 115 करोड़ का हुआ प्रॉफिट। सारी चीज़ें अच्छी है तो डरने की क्या बात है, लेकिन फिर भी देखो शेयर ने बहुत अप डाउन मूवमेंट किया था। कंपनी का सेल्स अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन कंपनी को कोई भी मोस्ट ऑफ कंपनीज़ में ऐसा होता है कि कंपनी का शेयर अच्छा है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, लेकिन फिर भी वो उसमें वॉलेटिलिटी बहुत आता है, गिरता भी ज़्यादा है, ठीक है, बढ़ता भी ज़्यादा है अचानक, तो वो सारी चीज़ें होती है। और ये कंपनी को होल्ड किसने करके रखा है ये पहले देख लो, ठीक है। होल्ड कौन कौन किया और कितने परसेंटेज पे, तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो। प्रोमोटर्स के पास
54% है, अच्छी बात है। प्रमोटर के पास ज़्यादा स्टेक है। एफ के पास एफ जो फॉरेन के इन्वेस्टर्स है उनके पास 3% तक है लगभग, और इंडिया के इन्वेस्टर्स है जो बड़े इन्वेस्टर्स है, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, 0.25% तक है, 3.71%। और यहाँ पे पब्लिक के पास देख लो 39% तक इसमें पका शेयर्स लेके बैठे। पब्लिक बहुत आजकल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करती है। ये रिटेल है, रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, हम लोग जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे शेयर्स पकड़ के बैठे, ये इन्वेस्ट करके बैठे, ऐसा नहीं कि रोज़ ले रहे रोज़ बेच रहे। तो ये इन्वेस्ट करके अच्छे से शेयर्स को लेके रखा है। तो रैमको इंडस्ट्रीज़ बहुत लोगों के पास है, यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे देखो कुछ है ना शेयर्स प्लेज यहाँ पे बता रहा है, ये 2020 से 8% ये प्लेज है। यहाँ पे भी 6% प्लेज है, 5.5, और ये भी देखो 5.51। तो ये प्लेज भी रखा है बैंक में, कुछ शेयर्स गिरवी भी है, ये भी छुड़ा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और म्यूचुअल फंड स्कीम, एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसने इसमें पैसा लगाया है, ठीक है, म्यूचुअल फंड ने। और एफ जो है 26 ऐसे एफ है जो फॉरेन के इन्वेस्टर है जिन्होंने इसमें पैसा लगाया है, ठीक है। तो ये इसका पूरा मैंने डिटेल दे दिया है, एनालाइज कर दिया है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, नहीं अच्छी लगी है तो जहाँ अच्छा लग रहा है वहाँ पे तो कमाओ, अच्छे से कमा के दिखाओ, जितना लॉन्ग में कमा सकते हो और अर्न करके दिखा दो। क्योंकि यहाँ पे हर किसी को शेयर मार्केट में इतना इजीली पैसा नहीं मिलता है। बहुत सारे चैनल आपको दिखाते हैं ये खरीदो वो खरीदो, लेकिन यहाँ पे इतना समझ लेना कि वो बंदे तो खरीदते हैं क्या। अगर वो खरीदते हैं तो उनको कितना प्रॉफिट होता रहेगा, क्योंकि वो उनके अगर हर एक स्टॉक चलते हैं या हर एक कोई ना कोई शेयर्स गिरते तो उनको भी लॉस होता रहेगा, और हर एक शेयर चलते हैं तो उनको भी प्रॉफिट होता रहेगा। तो इतना पॉसिबल अगर उनको होता है क्या, दिन में अगर 10 शेयर्स के बारे में वो बता रहे ये खरीदो वो खरीदो, वो 10 शेयर एवरीडे वो खरीदते क्या। मैं एवरीडे आके 1 या 2 शेयर बता देता हूँ, मैं तो नॉर्मली एक ही बताता हूँ, और वो भी मेरे पोर्टफोलियो का बताता हूँ, और जिसमें मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है, ठीक है, लगती है। अगर वो शेयर मेरे से बिक जाता है तो उसके बारे में भी बताता हूँ, और कोई नया खरीदूंगा तो उसके बारे में भी बताता हूँ, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पे एकदम नए नए जो लेता हूँ, लेटेस्ट रहते हो, वो उसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली अभी जो पोर्टफोलियो में है उसके बारे में मैंने बताया, अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बाइंग अपॉर्चुनिटी इसलिए क्योंकि ऑलरेडी मार्केट है ना, ये 1-2 महीना 3 महीने के अंदर बहुत सारा गिर चुका है, इस वजह से बहुत सारे शेयर्स अभी भी बाइंग के रेंज में है। जब ये भागने चालू हो जाएंगे ना तो फिर आपको बहुत सारे शेयर्स में प्रॉफिट मिल जाएगा। तो अभी जो टाइम है इसमें मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट आपको लेने का चांस मिल रहा है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ले सकते हैं प्रॉफिट, लेकिन शेयर्स अच्छे लेके रखो तभी आपको अच्छे प्रॉफिट मिलेंगे। क्योंकि देखो जब जब मार्च के टाइम पे, वो टाइम पे कोविड के टाइम पे गिरा, जिन लोगों ने लिया उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ। जब शेयर गिरते हैं, मार्केट गिरता है, तब लेने वाले को ही प्रॉफिट होता है, लेकिन जब शेयर गिरता है, मार्केट गिरता है, तब लोग भाग जाते हैं और शेयर मार्केट की तरफ पीठ फैला के या पीठ दिखा के रहते हो, मतलब आते तक नहीं, मुंह नहीं दिखाते हो शेयर मार्केट को। तो वो डर होता है और फियर होता है, इस वजह से ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन ऐसे टाइम पे तो डेयरिंग होती है, ये ऐसे टाइम पे तो इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम होता है, क्योंकि वो सेल चल रहा है, समझो ये डिस्काउंट सेल चल रहा है कि अच्छे शेयर्स मिल रहे हैं सस्ते भाव पे, शायद आगे और गिरे तो और ले लो, और सस्ते में मिल रहा है तो और लेने का, तो डरने की बात नहीं होती है, अच्छे शेयर्स पकड़ो। फिलहाल तो ये शेयर में मैं अभी तो 25% तक रिटर्न की उम्मीद करके चल रहा हूँ, और ये इसमें से और भी गिरे तो और भी ले सकते हो, लेकिन नॉर्मली मिनिमम 25% पकड़ के चल सकते हैं। अगर शेयर और गिरता है 4-5% तो 30% का प्रॉफिट आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली अभी शेयर मार्केट पॉलिटिकल जो चल रहे हैं, मीटिंग्स होने वाले, बजट्स होने वाले, ये सारी चीज़ों की वजह से थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, वॉलेटाइल हो रहा है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ मार्केट के लिए ख़राब ना आ जाए, ये सारी चीज़ें सोची जा रही है, ठीक है। इस वजह से लोग पैनिक होके ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ है, कभी भी इसका भी सोचा जाता है, मार्केट का भी सोचा जाता है फाइनेंशियल्स में, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर इसके बारे में भी सोचते ही है कि इसको ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, नहीं तो
इन्वेस्ट इसमें नहीं करेंगे क्योंकि इसमें गवर्नमेंट कंपनीज भी बहुत होते हैं। शेयर मार्केट पे बहुत लोग डिपेंड है, सिर्फ हम ही नहीं तो मार्केट में हर कोई डिपेंड है। देखो फॉरेन के लोग इन्वेस्टर्स डिपेंड है, इंडिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर डिपेंड है, बहुत बहुत बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो आप भी उसी के पार्ट हो, तो यहाँ पे डरने की बात नहीं है। लॉस होगा तो सबको होगा, आपका तो मिनिमम होगा, लेकिन बड़े लोगों का बड़ा लॉस होता है। तो सही टाइम पे इन्वेस्ट करो, सही शेयर्स में इन्वेस्ट करो, ज़रूर प्रॉफिट होगा। और चैनल से जुड़ो, चैनल से सब्सक्राइब करको। देखो सब्सक्राइब करने से तो कोई घाटा नहीं होता है, नॉर्मली आप नॉलेज तो ले सकते हो सही चीज़ों का, सही शेयर पता कर सकते हो। चाहिए तो आप ज़्यादा और एनालाइज करना है तो एनालाइज और कर सकते हो, क्योंकि एनालाइज किस तरीके से किया जाता है, देखा कैसे जाता है, ये सारी चीज़ें तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।